आङ्ग्लभाषा प्रवीणाय अथ भारतीयसंस्कृतिसमुन्नायकाय अत्र भवते प्रोफेसर् मकरन्दपराञ्जपेवर्याय नमोस्तु। नमो नमः। महोदय, मम प्रथमः प्रश्नः वर्तते यत् एकत्र तु भवान् आङ्ग्लभाषा प्रवीणः, अपरत्र भारतीयसंस्कृतिसमुन्नायकोऽपि, तस्मात् भवन्तम् अतिरिच्य कः सम्यक्तया उत्तरितुं शक्नुयात् यत् आधुनिको युवा अथवा युववंशक्रमः यः वर्तते असौ प्राचीनां भारतीयगौरवमयीं संस्कृतिम् अनुकुर्यात् अथवा पाश्चात्यं यत् वैभवं वर्तते तत्र गच्छेत्। अहं संस्कृतेन सम्भाषितुम् इच्छामि, परन्तु इदानीं सक्षमः नास्मि। तो शायद किसी दिन ये हमारा वार्तालाप जो है संस्कृत में भी हो पाएगा, ऐसी मेरी इच्छा है। तो सवाल तो आपका बहुत सटीक है। आजकल का जो संदर्भ है उसमें आकर्षण हमेशा पश्चिम की तरफ होता है, लेकिन इसमें हमको ये याद रखना है कि जो संस्कृति है और संस्कार जो होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं। तो हमें पता नहीं चलता कि भीतर क्या है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है कि जब भारतीय जो हमारी संस्कृति है या हमारी सभ्यता है दोबारा विकसित होगी, तब ये सब सवालों का जवाब अपने आप आपको समाज में दिखेगा। अभी फ़िलहाल कुछ देर के लिए हमें लगेगा कि हम उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस हमारी जो सभ्यता है और विचार है उसमें इतनी शक्ति है कि दुनिया यहाँ झुकेगी, इस तरफ उसका दुनिया का रुझान होगा, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें हैं जिसको दुनिया की तलाश है। डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड इति इदं वर्तते भवदीयं तत्र विशिष्टं प्रशंसनीयं कार्यं। साधारणी मम इयं जिज्ञासा यत् वस्तुतः केन माध्यमेन सम्भवति तावत् तत्र औपनिवेशिकविरहिभावः यः वर्तते तस्य पूर्तिः कथं संभवेत्? सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने आप को आत्मबोध होना चाहिए। तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो वो रास्ता सुलभ करना चाहिए। और दूसरी चीज़, डीकोलोनाइजेशन न कह के स्वराज की बात करें, क्योंकि ये जो शब्द ही गलत है, वो उपनिवेश से ही जुड़ा है ना। वो उसको डीकपल करना पड़ेगा, है ना। फिर ही हम, क्योंकि स्वराज में जो अदर होता है, जो दूसरा है, उससे हम उतना कंसर्न नहीं होते। हम अपने आप को पहचानने की दशा में और अग्रसर हों तो अपने आप हम ये जो प्रभाव है जिसके तले हम दबे हैं और महसूस करते हैं वो कम होता जाएगा। जी। डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड इत्ययं यः विचारः वर्तते, अर्थात् औपनिवेशिकता विरहि भारतीय मानसम् अथवा औपनिवेशिकता विरहि मानसम् इति समग्रतया यदि पश्यामश्चेत् तर्हि तत्र संस्कृतमपि उपकारकं भवितुमर्हम्। अवश्य होगा, संस्कृत का तो उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि अगर हम आत्मबोध की दिशा में जाएंगे और स्व की खोज में जाएंगे, अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे, तो इतने सारे जो ग्रंथ हैं उनमें क्या लिखा है वो तो कम से कम हमें जानना पड़ेगा। और जो संस्कृत है उसका निचोड़ हर हिंदुस्तानी भाषा में है। ऐसी कोई भाषा ही नहीं है जिसमें संस्कृत का प्रभाव न हो, उसके शब्द न हो या उसके विचार न हो। मोनोलिंग्वलिज्म की तरफ न जाएं। हम बहुभाषी तो है ही, तो बहुवचन के पक्ष में मैं हूँ, तो उसमें संस्कृत के साथ साथ हम अंग्रेज़ी को भी लाना चाहिए या आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि हमको लगता है कि अंग्रेज़ी हटा के हमारा विकास होगा, प्रगति होगी, ये नहीं हो सकता। इंडिक् स्टडीज़ भवति, इंडोलॉजी इति भवति, एतेषां शब्दानां वस्तुतः यदा प्रयोगं वयं कुर्मः तदानीम् औपनिवेशिकता एव अस्माकं तत्र ध्येयं भवति इति प्रतिभाति। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर ऐसा है कि अभी तो हमको ये देखना है कि हमारे बारे में उन लोगों ने क्या लिखा और सोचा है। तो इंडोलॉजी अगर आपको पसंद नहीं है तो दूसरी परिभाषा का आपको आविष्कार करना पड़ेगा, और वो ज़रूरी भी है। जैसे सुक्तनकर ने महाभारत की क्रिटिकल एडिशन निकाली, उसके बाद उस तरह का काम ही नहीं हुआ है, बहुत कम काम हो रहा है। और ये मतलब अचरज की बात है कि वहाँ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं जो हम यहाँ कर नहीं पाते। तो हमें वो गैप कम करनी है। जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा था, किस ऑफ द योगिनी, बहुत कंट्रोवर्शियल बुक है। मतलब उसके बारे में लोगों ने, एक डेविड गॉर्डन वाइट है जो यहाँ पढ़ाते हैं, यूसी
सेंटा बारबरा में। लेकिन मतलब कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि उन्होंने कुछ बातें कही हैं भारत के तंत्र शास्त्र के बारे में, तंत्र प्रयोग के बारे में, कि तंत्र क्या होता था, जो कभी कभी बुरी लगती है और स्कैंडलस लगती है। लेकिन उन्होंने जिस तरह का शोध कार्य किया है वो शायद कोई कर नहीं पाएगा भारत में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा गैप है, कॉम्पिटेंस डेफिसिट कहता हूँ मैं अंग्रेज़ी में। तो हम इसको ज़्यादा आइडियोलॉजाइज न करें। मतलब हम हर चीज़ को आजकल क्या कर रहे हैं कि आइडियोलॉजी यानी विचारधारा बाय द वे बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन आइडियोलॉजी का एक मतलब ये है कि फॉल्स कॉन्शियसनेस। मार्क्स ने कहा था आइडियोलॉजी माने फॉल्स कॉन्शियसनेस। तो जब हम कहते हैं कि हर चीज़ को हम आइडियोलॉजाइज करते हैं, इसका ये मतलब है हम हर चीज़ को पोलिटिसाइज कर रहे हैं। हम उसको री इंटेलेक्चुअलाइज करने की हमको ज़रूरत है कि गहराई में जाके समझें चीज़ों को, वो हम नहीं कर पाते। और आजकल हमारा जो विवाद है वो एक बहुत ही क्षुल्लक और क्षुद्र किस्म का संवाद हो रहा है, और संवाद भी नहीं है, वितंडी है। हाँ, लेकिन बहुत गहराई में जाके अपनी परंपरा को समझने की आवश्यकता है और फिर दूसरों को भी समझने की आवश्यकता है। तो आत्मबोध की भी ज़रूरत है और शत्रुबोध की भी ज़रूरत है। हमारे में दोनों का आभास है या कमी है, ये हमारी विडंबना है। जी, आंग्ल भाषा महत्वपूर्णा, परम भारतीयाः अन्याः याः भाषाः वर्तन्ते ताः इदानीं तथा मुख्याः न वर्तन्ते। किमत्र कारणम्? इसमें एक बार प्रश्न पूछा गया था वी.एस. नायपॉल को। जी। तो वो एक ओरिजिनली हिंदी भाषा के रीजन से आते हैं, यूपी के आते हैं। फिर वो हाँ, तो सब हिंदी लेखक उनको मिले और कहने लगे कि भाई हमारे यहाँ हिंदी साहित्य को प्रोत्साहन नहीं मिलता। तो वो उन्होंने उनको कहा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, जिस देश में 100 करोड़ लोग हिंदी जानते हो, वहाँ एक किताब की 1000 कॉपीज़ भी न, प्रतियाँ भी न बिकें, तो उसमें आप लोगों को सोचना है। आप अंग्रेज़ी के विरुद्ध खड़े हो जाते झंडा लेके। आप अपना मार्केट बनाइए, अपना पब्लिशिंग बनाइए, अपने आप को सक्षम कीजिए। लेकिन ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, कोई भी भाषा आजकल लोगों को अच्छी नहीं आती, और इससे एक एपिस्टेमिक क्राइसिस है। हमको कंसेप्चुअल मस्कुलैरिटी की ज़रूरत है। रशिया, चीन, जर्मनी, जापान आदि राष्ट्राणि सत्यपि वैविध्यान्वये वस्तुतः स्वस्याम् एव भाषायां सर्वत्र प्रयोगं विदधति, सर्वत्र व्यवहरन्ति। तत्र न कथयन्ति यत् आंग्लं वस्तुतः वर्तते वैश्वीकृता भाषा। आपने जो जो उदाहरण दिए हैं वो हमारे से बहुत अलग है। रशिया, चीन, जापान, ये इनका कॉलोनाइजेशन नहीं हुआ सही तरीके से। आप देखिए, हमारी दुर्दशा 800 साल पुरानी है। आप तो रशिया वगैरह से कंपैरिजन नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ बहुत भाषाएं चली हैं भारत में। तो हम फ़ारसी में भी हम इतने निपुण हो गए हैं कि ईरान से ज़्यादा हमने फ़ारसी लिटरेचर प्रोड्यूस किया है। तो यही हमारी खासियत है, हम जिस चीज़ को अपनाते हैं उसमें अधिक अच्छा हो जाते हैं। तो इसलिए रशिया, चीन, जर्मनी अथवा जापान, थाईलैंड से भी हमारी कंपैरिजन नहीं हो सकती। ये तो एकदम अनोखा हमारा जो एक्सपीरियंस है। कुछ अफ्रीकन देश ऐसे हैं और कुछ साउथ अमेरिकन देश हैं जहाँ पे अपनी भाषा ही नहीं है। आप साउथ अमेरिका जाइए, केचुआ या 1-2 भाषाओं को छोड़ के सारी भाषाएं नष्ट हो गई। सिर्फ पोर्चुगीज़ चलती है ब्राज़ील में, और बाकी पूरे साउथ अमेरिका में स्पेनिश चलती है, जो यूरोपियन भाषा है। उससे तो हम अच्छे हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो हम कुछ बीच में हैं। ये लोग हमारे आगे हैं, अपनी भाषा को रखे हैं, और कुछ लोग तो पूरी भाषाएं गंवा चुके हैं, कुछ नहीं बचा, अवशेष नहीं बचे। हम बीच में हैं। संस्कृत संस्कृत्यनुरागिणस्तु वयं राष्ट्रशब्देन परिचिताः, चिरात् परिचिताः। परं राष्ट्रवाद शब्दः, अयं राष्ट्रवाद इत्ययं यः शब्दः सः आधुनिकः। तस्य मूलमपि क्व वर्तते इत्ययमपि मम प्रश्नः। अथ वैश्वीकरणस्य युगे अथवा संयोजनात्मके परिवेशे राष्ट्रवादस्य इदानीमपि तथा औचित्यं वर्तते वा? देखिए, ये मैं कहना चाहूँगा कि भारत का बहुत प्राचीन इतिहास है। इसमें लगभग 55% भारत में बड़े साम्राज्य हुए हैं, है ना, और 45% या उल्टा कहिए 45% बड़े साम्राज्य हुए हैं
और 55% छोटे छोटे साम्राज्य थे। साम्राज्य नहीं कह सकते, छोटे छोटे राज्य, रियासत। तो इन दोनों का एक डायलेक्टिकल चला था हिंदुस्तान में, भारत में, ठीक है। तो आज जो चीज़ हम कहते हैं राष्ट्रवाद, इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये जो इंडियन स्टेट है, आज का जो स्टेट है, इससे बड़ा स्टेट हुआ करता था। अकबर का स्टेट इससे बड़ा था, औरंगजेब का इससे बड़ा था, मौर्यास का इससे बड़ा था, गुप्तास का इससे बड़ा था। लेकिन बाकी सारे स्टेट इससे छोटे रहे हैं ज़्यादातर। तो ये भारतीय स्टेट एक बहुत ही, मैं तो कहूँगा, एक चमत्कार है। इसको बचाने के लिए राष्ट्रवाद की आवश्यकता है। तो शब्द कोई भी आप अपनाएं तो एकता कैसे बनी रहेगी जहाँ पे इतनी विविधता है? तो ये राष्ट्रवाद एक ही चीज़ है जिससे हम एकता की ओर जा सकते हैं। और ये जो मॉडर्न नेशनलिज्म है, मॉडर्न जो है, वो तो मतलब वेस्ट में, वेस्टफेलिया के बाद ही 200 साल भी पुराना नहीं है, ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट नेशन आप कह सकते हैं अमेरिका है, 1776 मॉडर्न नेशन। उसके पहले तो सारे साम्राज्य ही थे। तो अभी राष्ट्रवाद कह सकते हैं ग्लोबलाइज संदर्भ में इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अभी चलेगा और हमारे देश में तो इसकी बहुत ज़रूरत है। भवदीया द्वितीय शैली संवाहिकया वाचा वस्तुतः अस्मदीयदर्शकाः अनुगृहीताः भवेयुः इति समाकलय्य अत्र भवते अहं धन्यवादम् अभ्यर्पयामि। धन्यवाद। अधुना तु चित्तं संगीते एव परिप्लावयतु।